ओके, ज्वाइन कर लिया सबने? यस सर। ओके ठीक है। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा x ऑफ n इज इक्वल टू क्या होता है, x1n मल्टीप्लाइड बाय x2n। मतलब ये जो सिंबल होता है, ये वाला जो सिंबल होता है आपका, ये जो सिंबल होता है, ये किसका होता है? कन्वोलुशन का होता है। ठीक है, किसका होता है ये? कन्वोलुशन। ठीक है, ये क्या है? कन्वोलुशन का सिंबल है। ठीक है, और अगर आपको जेड के फॉर्म में लिखना है तो इसको कैसे लिखते हैं? जेड के फॉर्म में, जेड ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एक्स जेड इज इक्वल टू x1z इंटू x2z, ये ऐसे लिखते हो आप। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हो। मतलब जो फर्स्ट फंक्शन था x1n, उसका आप जेड ट्रांसफॉर्म निकालोगे, और x2n जो है उसका आप जेड ट्रांसफॉर्म निकालोगे। देन अगेन क्या करोगे? उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लोगे, तो x ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है इसमें। डिटरमाइन द कन्वोलुशन x ऑफ n ऑफ द सिग्नल, x ऑफ n ऑफ द सिग्नल्स। ठीक है, दो सिग्नल है, कौन कौन से? x1n है, x1n की वैल्यू क्या गिवन है? 4, -2, 1। ठीक है, ये। और दूसरा सिग्नल क्या है? x2n इज इक्वल टू क्या है? 1 इफ n इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5। n इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 और लेस देन 5 और इज इक्वल टू 5। ओके, तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1, सेकेंड सिग्नल की। अदरवाइज क्या हो रहा है? 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। अब इन दोनों को कन्वोलुशन थ्योरम के थ्रू क्या करना है? हमें कंबाइन कर देना है। कंबाइन करने के बाद हमें x ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। x ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो हमें x ऑफ n की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए हमें क्या करना होगा? जेड ट्रांसफॉर्म करना होगा। सबसे पहले दोनों ही सिग्नल का इंडिविजुअली जेड ट्रांसफॉर्म लेना होगा। जेड ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हमें क्या करना होगा? उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपको x ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, एज यू हैव सीन इन दिस स्क्रीन। ओके, तो x ऑफ जेड इज इक्वल टू x1z इंटू x2z आ जाएगा आपका। ओके, तो अभी आपको क्या करना है? x ऑफ जेड की वैल्यू x1z और x2z को मल्टीप्लाई करने के बाद मिल गया। अब अगेन क्या करना है? इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ले लेना है। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लोगे जब, तो आपको क्या मिल जाएगा? x ऑफ n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करिए इसको। सबसे पहले आप x1n का जेड ट्रांसफॉर्म लीजिए। तो x1z इज इक्वल टू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x1n। ओके, देन फाइंड आउट द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x1n। क्या आएगा बताओ? बताओ जरा, क्या आएगा? समीशन क्या होता है? जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है? समीशन n टेंस टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ n इंटू जेड टू द पावर माइनस n। यही तो होता है फॉर्मूला। फार्मूला यही होता है ना जेड ट्रांसफॉर्म का? होता है, नहीं यस होता? सर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको लिमिट, आप देखो यहाँ पे लिमिट क्या है? लिमिट क्या गिवन है बताओ? फर्स्ट फंक्शन के लिए लिमिट क्या है? 0 से 2। 0 से 2 है। देखो यहाँ पे ये जो 4 दिया हुआ है, ये जो 4 है, ये 0 से ही है, 0 वैल्यू पे है ये 0। सॉरी, n इज इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। n इज इक्वल टू 1 पे क्या मिल रहा है? -2 मिल रहा है। और n इज इक्वल टू 1 पे क्या मिल रहा है? सॉरी, हाँ, n इज इक्वल टू 2 पे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। n इज इक्वल टू 2 पे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। समझ में आया? ऐसे जब भी कोई भी फंक्शन लिखा हो, मतलब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है? जितना टर्म्स होगा उतने टर्म्स तक जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4, -2, 1, 3, 4 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो मतलब आपके n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? जहां तक वैल्यू गिवन होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? यस सर। मतलब यहाँ पे क्या दिया है? 4, -2, 1। तो ये क्या है? 4 कहाँ पे है? कौन से पॉइंट पे 4 है? मतलब n इज इक्वल टू 0 पे आपको 4 मिल रहा है।
फंक्शन की वैल्यू n इक्वल टू 0 पे क्या मिल रही है, 4 मिल रही है, और n इक्वल टू 1 पे क्या मिल रही है, -2 मिल रही है, और n इक्वल टू व्हाट, n इक्वल टू 2 पे क्या मिल रही है वैल्यू आपको, x1 n की वैल्यू 1 मिल रही है। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to 2, 0 to 2। तो यहाँ पे लिमिट लिखो n इज इक्वल टू 0 till 2। यहाँ पे अब x1 n की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे x1 n लिख लो पहले, x1 n z टू द पावर -n। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। अब यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यू को आप पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, देखो x1 0 z टू द पावर -0 प्लस x1 n 1, सॉरी ये गलत हो रहा है, x1 1 z टू द पावर -1 प्लस x1 2 z टू द पावर -2। ये बात समझ में आई सबको? अभी ये जो स्टेप मैंने लिखा है, ये स्टेप सबको समझ में आया कैसे लिख दिया हूँ? यस सर। हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया है इसको, ठीक है। n की जगह पे पहले 0 लिया हूँ, देन अगेन 1 लिया हूँ, देन अगेन 2 लिया हूँ। अब आपको चेक करना है 0 पे आपकी x1 n की वैल्यू क्या है, बताइए। 4 है। हाँ 4 है। तो यहाँ पे x1 0 की जगह पे 4 इंटू जेड टू द पावर -0 क्या होता है, जेड टू द पावर -0 क्या होता है, 1 होता है। तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 प्लस, बिल्कुल। और x1 n क्या है, x1 1 क्या है, -2 हाँ -2 इंटू, -2 हाँ इंटू जेड टू द पावर -1, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू, x2 2 की वैल्यू बताओ जरा, x1 2 की वैल्यू 1 इंटू जेड टू द पावर 1/z²। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 4 प्लस -2 जेड इनवर्स प्लस जेड टू द पावर -2। देखो यही आएगा क्या? यस सर। ठीक है ठीक है। तो ये आ गया आपका x1 z। अब आपको क्या करना है बताओ जरा, अब क्या करना है, x2 z की वैल्यू निकालो। हाँ x2 z निकालो। अब x2 z निकालो, x2 z निकालो। x2 z 1 plus z निकालो inverse। कैसे, x2 z की वैल्यू z ट्रांसफॉर्म ऑफ x2 n, z ट्रांसफॉर्म ऑफ x2 n निकालो जरा, z ट्रांसफॉर्म 1 निकालो। plus z inverse plus z की पावर -2 plus z की पावर -3 till z to the power -5। हाँ बिल्कुल। देखो 0 से लेकर के 5 तक क्या है, वैल्यू 1 है, x2 n की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, तो लिमिट क्या होगा, 0 to 5। अदरवाइज क्या है, अगर हम 5 से ज्यादा लेते हैं, 5 से अगर ज्यादा लेते हैं तो वैल्यू क्या मिल रही है, x2 n की 0 मिल रही है तो हमारा फाइनली जो लिमिट होगा वो क्या होगा, जो हमारा फाइनल लिमिट होगा वो क्या होगा, n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, सॉरी 5, 0 to 5। जीरो टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो जरा वैल्यू, तो 1 इंटू यहाँ पे लिख दो x2 n जेड टू द पावर -n, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x2 0 क्या है, 1 है, इंटू जेड टू द पावर -1 प्लस फिर x2 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 इंटू जेड टू द पावर -2 प्लस x2 2, तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू जेड टू द पावर -3, 1 इंटू जेड टू द पावर -3 प्लस हमने कुछ गलत किया है क्या, जब हमने 0 लिया था तो जेड टू द पावर -0 आ जाएगा ना, ये 1 आ जाएगा, -1, ये 2 आएगा, -2, यहाँ पे आएगा 1 इंटू जेड टू द पावर -3 प्लस 1 इंटू जेड टू द पावर -4 प्लस -5 1 इंटू जेड टू द पावर -5 टिल
-5 तक जाएगा ये, तो ये सीरीज आ जाएगा। ठीक है, हम दूसरे पेज में आ जाते हैं। मार्क मत करो यार उधर से। जिसने भी मार्क किया इसको हटा दे भाई। चलो ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का। मल्टीप्लाई डायरेक्टली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। x ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1z इंटू x2z, x1z इंटू x2z। मल्टीप्लाई करो। x1z क्या है, x1z क्या है 4 माइनस 2z इनवर्स प्लस z टू द पावर -2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई लास्ट वाला क्या है 1 प्लस z टू द पावर -1 प्लस z टू द पावर -2 प्लस z टू द पावर -3 प्लस z टू द पावर -4 प्लस z टू द पावर -5। मल्टीप्लाई करो जरा इसको, मल्टीप्लाई करके देखना तो ये आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 4 प्लस 2z इनवर्स प्लस 3z टू द पावर -2 3z टू द पावर -2 प्लस 3z टू द पावर -3 प्लस 3z टू द पावर -4 प्लस 3z टू द पावर -5 माइनस z टू द पावर -6 प्लस z टू द पावर -7। ये करिएगा आप लोग। क्या करना है, इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन में मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, पूरा करके देखना। इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। मैं करने बैठूंगा तो लंबा हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, मल्टीप्लाई सीधे करना है। कर लोगे? यस सर। ठीक है। अब देखो, अगर हम, ये क्या पता चल गया आपको, x ऑफ z, बट आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन पढ़ो। कन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n। क्या करना है, कन्वोल्यूशन x ऑफ n फाइंड आउट करना है, मतलब x ऑफ n फाइंड आउट करना है आपको। x ऑफ n ये टाइम डोमेन में है, और x ऑफ z क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन में लाना पड़ेगा ना, फ्रीक्वेंसी डोमेन को। तो कैसे लाएंगे, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या आएगा, बताओ जरा, बताओ क्या आएगा। ये जो 4 मिल रहा है, ये किस वैल्यू पे मिल रहा है, n की किस वैल्यू पे मिल रहा है? 0 पे, इम्पल्स 0 पे मिल रहा है ना। तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको, देखो इसको हम 4 लिखेंगे, कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा -1 कॉमा 1। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है, ये कितने लोगों को समझ में आया है? यस सर। आया समझ में? यस सर, आ गया। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो यहाँ पे 0 पे वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। जब n की वैल्यू 1 पुट करोगे, n की वैल्यू जब 1 पुट करोगे, तो फार्मूले में पुट करोगे जब, तो यहाँ पे f ऑफ n की वैल्यू या x ऑफ n की वैल्यू 2 आएगी, और जब 1 पुट करेंगे तो z टू द पावर -n होता है, तो z टू द पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 की जगह पे n इज इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा, जो फंक्शन की वैल्यू है, x ऑफ n की वैल्यू है, वो क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ऐसे ही n इज इक्वल टू 2 पे क्या मिलेगी, 3 मिलेगी वैल्यू। ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 पे क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। फिर n इज इक्वल टू 4 पे क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। फिर n इज इक्वल टू 5 पे क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। n इज इक्वल टू 6 पे क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। n इज इक्वल टू 7 पे क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो हमने इस टाइप में इसको राइट कर दिया, यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब हमें अगर चेक करना है 0 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर हमने ऐसे सिंबल बना दिया, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो फंक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 4 से। अगर हम, एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है, अगर हम यहाँ कहीं से स्टार्ट कर देते, तो बताओ इसका क्या मतलब है? n इज इक्वल टू 0, n 0 इज इक्वल टू, हाँ, देखो n इज इक्वल टू 0 पे 3 आता, मतलब जहां पे आप एरो बनाए हो ना,
वहीं से 0 स्टार्ट होगा, n की वैल्यू वहीं से स्टार्ट होगी। मतलब n इज इक्वल टू 0 पे 3 आएगा, देन राइट हैंड साइड में देखते जाओ, बढ़ाते जाओ, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 की जगह n इज इक्वल टू 1 पे 3 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 पे 3 आ जाएगा, और n इज इक्वल टू 4, हाँ सॉरी 1 2 3, 3 पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 4 पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में चलो, लेफ्ट हैंड साइड में चलोगे, ये जो एरो हेड है इसके लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव में वैल्यू होगी, मतलब ये 0 था, ओरिजिन था, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, -1 -2 -3। बात समझे? यस सर। हाँ, तो एरो हेड जहां पे बना होगा वहीं से, हाँ फिर से रिपीट करो। एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके ठीक है, अभी एक ये बार बताओ। फिर से समझा दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, अभी ये बताओ, यहाँ तक ये समझ में आया? ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर यस रहा सर। हूँ, ये आया ना समझ में? यस सर। हाँ ठीक है, ये वाली लाइन आपको हमें लग रहा समझ में आ गई होगी, है ना? इसी से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। ये पहले एरो हेड हटा दो, ये जो एरो है इसको हटा दो, ठीक है? हमने ये वाला ड्रॉ कर लिया, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 पे 4 है, मतलब यहाँ पे अगर हम एरो लगा देते हैं तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस फंक्शन के लिए ये होगा आपका सीरीज। ठीक है, अगर क्वेश्चन में फंक्शन इसी टाइप का दिया हो, लेकिन क्या कर दिया हो, ये जो आपका एरो हेड था वो यहाँ कहीं हो, यहाँ कहीं हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन क्या पहले वाला फंक्शन है? नो सर। नहीं है, चेंज हो जाएगा। ये एरो हेड क्या करता है, चेंज कर देता है फंक्शन की वैल्यू को। यस एरो का मतलब होता है यहीं से ओरिजिन है, ओरिजिन का जो स्टार्ट है वो यही एरो हेड से ही है, मतलब यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और इसके राइट हैंड साइड में चलते जाएंगे तो ये इंक्रीज होता जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ये n इज इक्वल टू 1 पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 पे आ जाएगा, ये वैल्यू, ये सब वैल्यू, ये सब वैल्यू, और ये n इज इक्वल टू 4 पे आ जाएगा। बात समझ में आई है? यस सर। हाँ, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो मतलब ये n इज इक्वल टू -1 पे आ जाएगा ये, -1। और ये किस पे आएगा, n इज इक्वल टू -2 पे आ जाएगा, ये किस पे आएगा, n इज इक्वल टू -3 पे आ जाएगा। बात समझ में आई है? यस सर। आ गया ना सबको समझ में? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। ओके, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना इस पे? यस सर। ठीक है, ओके, तो हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करते हैं अभी। कौन सा यूनिट? स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, हेडिंग डालिए, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। देखो, दो एनालिसिस करने का दो तरीका है, एक तो ट्रांसफर फंक्शन निकाल के हम सिस्टम को एनालाइज करते हैं, दूसरा क्या होता है, स्टेट वेरिएबल से फाइंड आउट करते हैं, स्टेट वेरिएबल से सिस्टम का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आप ट्रांसफर फंक्शन निकालते हो वो केवल अप्लीकेबल होता है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए। जो आप ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू आप सिस्टम की एनालिसिस करते हो वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ओनली विच टाइप ऑफ सिस्टम? ओनली लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जो ट्रांसफर फंक्शन एनालिसिस होती है, जो ट्रांसफर फंक्शन वाला मेथड होता है एनालिसिस करने का, वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? केवल लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, लेकिन अगर आपको नॉन लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट एंड वेरिएंट दोनों के लिए एनालिसिस करनी है तो आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना होगा? स्टेट वेरिएबल एनालिसिस मेथड अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, अभी आप लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन एनालिसिस नहीं पढ़ा होगा, ये कंट्रोल सिस्टम में है एक्चुअली। ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू जो एनालिसिस करते हैं वो आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा, वो थर्ड ईयर में आएगा कंट्रोल सिस्टम, वहां पे आप लोग पढ़ोगे ट्रांसफर फंक्शन। अब ये सिलेबस कैसे डिजाइन किया गया है ये मुझे नहीं पता, ये KTU की देन है कि उल्टा सीधा सिलेबस डिजाइन कर दिए हैं सब्जेक्ट का। ठीक है, तो उस पर मत जाइएगा कि अब तो हमने तो लीनियर और टाइम इनवेरिएंट का पढ़ा ही नहीं, पहले ही नॉन लीनियर का पढ़ लिया। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में है,
लीनियर वाला नहीं है, इसलिए मैं लीनियर वाला आपको नहीं बताऊंगा। ये चीजें बताना होगा तो मैं बाद में बता दूंगा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो अभी हमें क्या करना है, नॉन लीनियर सिस्टम के लिए और टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, अगर इस टाइप का सिस्टम आपके पास है तो उसकी एनालिसिस करने के लिए आपको कौन से मेथड का यूज करना पड़ता है, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस मेथड। ये क्या होता है, उसकी कॉम्प्लिकेसी को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करने के बाद आपको मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशन डेराइव कर देता है, उससे आप क्या कर देते हो, सिस्टम की एनालिसिस कर लेते हो। क्लियर है, सिस्टम की Yes, क्या कर sir. लेते हो, एनालिसिस कर लेते हो। इसमें सेकंड ऑर्डर सिस्टम भी होता है, थर्ड ऑर्डर सिस्टम भी होता है, फोर्थ ऑर्डर सिस्टम भी होता है, बट हम लोग अभी सेकंड ऑर्डर तक करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर तक ही यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है स्टेट वेरिएबल एनालिसिस एंड ट्रांसफर फंक्शन एनालिसिस में। ट्रांसफर फंक्शन एनालिसिस कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे आपको सिस्टम का बिहेवियर पता होता है, मतलब वो लीनियर है और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, वहां पे आप क्या करोगे, ट्रांसफर फंक्शन एनालिसिस मेथड अप्लाई करोगे। बट जहां पे नॉन लीनियर है और टाइम वेरिएंट सिस्टम है, वहां पे क्या करोगे, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस अप्लाई करोगे, ठीक है। ये मोर देन 2 मतलब मोर देन सेकेंड ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल होता है, और लीनियर सिस्टम ओनली 1 ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो लीनियर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है ट्रांसफर फंक्शन, और ये जो स्टेट वेरिएबल एनालिसिस होती है वो नॉन लीनियर के लिए एप्लीकेबल होती है। तो इसमें लिखिए इसमें हेडिंग डालिए स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस लिखिए। बेसिकली देयर आर टू अप्रोचेस to the analyze and design of the system सर प्रोजेक्ट की बात बोल दीजिए फिर से। okay, approaches to the analyze and design of system the transfer function approach and the state variable approach full stop. The transfer function approach is also called the conventional approach, ORR, the classical approach, and the state variable approach is called the modern approach, नेक्स्ट लाइन में लिखिए the transfer function approach has certain drawbacks. लिखिए the transfer function approach is applicable only to the transfer function approach is only applicable to linear time invariant systems.
linear time invariant systems. Linear time invariant systems. And there too, it is generally restricted. सर थोड़ा इट इज एप्लीकेबल ओनली के बाद रिपीट कर दीजिए सर. Okay, it is applicable only to linear time invariant systems. Only linear time invariant systems. And there too, TOO2, and there too, it is generally restricted to single input, single output system. Single input and single output system. Full stop. It is cumbersome for multi-input, multi-output systems. Multi-input and multi-output systems. Multi-input and multi-output systems. It is powerless. It is powerless for non-linear systems. For non-linear systems and time varying systems. And time varying. सर पावरलेस के बाद बताइएगा. हाँ, powerless for non-linear systems. For non-linear systems and time varying system. And time varying systems. Full stop. The initial conditions are neglected. The initial conditions are neglected. On the other hand, the state variable approach is applicable to linear as well as non-linear systems. एप्लीकेबल के बाद फिर से रिपीट कर दीजिए. Okay, applicable to linear as well as non-linear systems. Comma, time invariant as well as time varying systems. And single input single output as well as multi-input multi-output systems. Full stop.
देखो it is basically a direct time domain approach. It is basically a direct time domain approach initial conditions are taken into account. ओके, तो ये होता है स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। लिखिए हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट कॉमा स्टेट वेरिएबल्स एंड स्टेट मॉडल्स। ये तीन टर्म आएंगे आपके, इसको आपको जानना है ये सब क्या होते हैं। स्टेट क्या होता है, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टेट मॉडल क्या होते हैं। ठीक है, स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, जो सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करता है, जो वेरिएबल्स सिस्टम के स्टेट्स को डिफाइन करते हैं, मतलब करंट, वोल्टेज, ये सब क्या है, स्टेट वेरिएबल्स हैं। ये क्या करते हैं, सिस्टम के एनालिसिस को डिफाइन करते हैं, सिस्टम को एनालाइज करवाते हैं कि इसमें कितना हम वोल्टेज दें कि इतना करंट हमें फाइंड आउट हो। ठीक है, या हमें जो आपको रिस्पांस फाइंड आउट करना है वहां पे हम क्या करें कि उतना रिस्पांस फाइंड आउट हो। तो ऐसे वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल। क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल। सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं, या सिस्टम को क्या करने के लिए, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो आपके वेरिएबल्स यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, स्टेट क्या होता है, स्टेट क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ वेरिएबल्स, इट इज ए सेट ऑफ वेरिएबल्स। एक स्टेट क्या होता है, एक सेट होता है वेरिएबल्स का, उसको क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। तो लिखिए हेडिंग डालिए स्टेट, लिखिए द स्टेट ऑफ ए डायनेमिक सिस्टम, द स्टेट ऑफ ए डायनेमिक सिस्टम is the minimal set of variables, in bracket called state variables, bracket close, such that the knowledge of these variables at t is equal to t naught, at t is equal to t naught, together with the knowledge of the inputs for t is greater than or equal to t naught. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। Okay, together with the knowledge of the inputs, for t is greater than or is equal to t naught, completely determine the behavior of the system for any time t is greater than or is equal to t naught. सर थोड़ा कंप्लीटली के बाद रिपीट कर दीजिए। Okay,
completely determine the behavior of system. Completely determine the behavior of the system for any time t is greater than or is equal to t naught. t is greater than or is equal to t naught. ये क्या करेगा? स्टेट का मतलब क्या हुआ? एक सेट ऑफ वेरिएबल्स होता है जो क्या करता है? सिस्टम के बिहेवियर को डिफाइन करता है। उसको क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। तो उस बिहेवियर को क्या बोलते हैं? स्टेट। सिस्टम के उस बिहेवियर को क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। ये बात क्लियर है? कुछ सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करते हैं, मतलब उसके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। बिहेवियर को डिफाइन करने का मतलब हुआ उसके स्टेट को डिफाइन करना। तो इसी को बोलते हैं क्या? स्टेट। बात समझ में आई? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्टेट वेरिएबल्स। The state variables of a dynamic system are the minimal set of variables that determine the state of are the minimal set of variables that determine the state of dynamic system. Minimal means, sir? Minimal, MINIMAL, minimal set of variables that determine the state of dynamic system. जो स्टेट के जो सिस्टम के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है? और जो बिहेवियर होता है सिस्टम का, वो क्या होता है? स्टेट। उसको बोलते हैं सिस्टम का क्या? स्टेट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज हो रहे हो क्या स्टेट वेरिएबल और स्टेट में? कंफ्यूज हो रहे हो? सर एक बार शॉर्ट में थोड़ा दोनों का कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए। ओके ठीक है। देखो स्टेट क्या होता है? आप किस चीज पे स्टैंड हो? कोई भी बात होती है उस पर आप स्टैंड होते हो कि हाँ हमारा यही स्टेट है, मतलब हमारा यही बिहेवियर है। बिहेवियर को ही स्टेट बोलते हैं। जो बिहेवियर है आपका, उसी को क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। लेकिन ये बिहेवियर किसकी वजह से है? कुछ उसके रीजंस होंगे ना? यस सर। तो वो जो रीजन होते हैं वो स्टेट वेरिएबल होते हैं। बात समझ में आई? जिसकी वजह से आप इस तरह से दिख रहे हो, वो वजह क्या है? स्टेट वेरिएबल है। ठीक है? और जो आप दिख रहे हो वो क्या है? स्टेट है। बात समझ में आई? यस सर। मतलब जो सिस्टम का बिहेवियर है वो क्या है? स्टेट है। सिस्टम का बिहेवियर है वो स्टेट है, लेकिन वो बिहेवियर किसकी वजह से आ रहा है? कुछ सेट ऑफ वेरिएबल्स की वजह से आ रहे हैं। तो जो सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं वो क्या है? स्टेट वेरिएबल्स हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। ओके। नहीं आया तो बोलो फिर से। नहीं आया? हाँ, किसी भी सिस्टम में चेंजेस होते हैं ना, किसी भी सिस्टम का